फ्रेंड्स, ज्योग्राफी व विद्या संग्रह में आप सबका स्वागत है। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारे की उत्पत्ति, सूर्य और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे हम चर्चा किए थे। और आज हम जानेंगे कि ग्रहों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और उन मतों को एक भूगोलवेत्ता होने के नाते, भूगोल पढ़ने के नाते हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो ज्ञान दिया था लोगों ने, उसमें उन लोगों को दो भागों में हम विभक्त करते हैं। पहला, वैसे लोग जो आरंभिक विचारधारा के थे, जो पहले की विचारधारा के थे। कब? ईसा से 600 बीसी पूर्व, यानी ईसा से भी 600 वर्ष पूर्व, ईसा से भी 600 वर्ष पूर्व जो लोग थे उनका क्या कथन था और आरंभिक समय के लोगों का क्या कथन था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसकी दो अवधारणाएं हैं। पहला अवधारणा क्या है? आरंभिक अवधारणा, और द्वितीय क्या है? दूसरा क्या है? आपकी आधुनिक विचारधारा। तो अब हम देखते हैं कि उस समय के लोग की सोच कितना डेवलप था, वो इसके बारे में कितना ज्ञान दे पाते थे। तो उस समय के जो भी भूगोलवेत्ता थे, उनका कहना था, उनमें से चार लोगों का जो कथन है, थेल्स महोदय का, एनेक्सिमेंडर का, पाइथागोरस जी का और हेराक्लिटस जी का, ये चार ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए और जिन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आरंभिक विचारधारा में जब नाम लेते हैं थेल्स महोदय का, सेकंड में है एनेक्सिमेंडर जी, तीसरे में आते हैं पाइथागोरस और चौथे में हम नाम लेते हैं हेराक्लिटस का। ऐसे और भी काफी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन आरंभिक अवधारणा में इन चारों का मत लगभग प्रमुख है और इनका जो कथन है वो कथन हम जानते हैं। तो थेल्स महोदय ने सबसे पहले, थेल्स महोदय का कहना था कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस चीज से बनी है? वो है जल से बनी है। इनका कहना था कि हमारी जो पृथ्वी है वो जल से बनी है। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अब देखिए, सबसे पहले थेल्स महोदय कौन थे? और आप एक और बात आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट्स नहीं पढ़े हैं, भौगोलिक चिंतन अगर पढ़ते तो हमें पता चलता कि भूगोल की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है, किस देश से होकर के हम तक आया हुआ है और उसमें कौन कौन से भूगोलवेत्ता रहे हैं और वो किस किस फील्ड से हैं। तो मेरे ख्याल से भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक क्षेत्र के लोगों का योगदान रहा है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो इसमें लगभग जिनकी भी हम बात करेंगे वो लगभग सभी के सभी लोग गणितज्ञ थे। यानी कि पहला जो कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ गणितज्ञ लोगों का है। तो थेल्स महोदय भी जो है एक महान गणितज्ञ थे और ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यूनानी दार्शनिक थे। हम दार्शनिक क्यों लिख रहे हैं कि पहले के समय में कोई भूगोलविद नहीं था, क्योंकि भूगोल का निर्माण ही बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, भूगोल का अलग सेगमेंट में निर्माण हुआ था जब आपके रिटर महोदय है। तो उसके पहले क्या थे कि लोग दार्शनिक हुआ करते थे और सबसे ज्यादा ज्ञान वाले लोग हुआ करते थे ये। तो थेल्स महोदय कौन थे? ये यूनानी दार्शनिक थे
जो ये मानते थे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। अब ये जो यूनानी दार्शनिक थे, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किस चीज में? ज्यामिति में। इसलिए इनको ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। जब आप गणित पढ़ते थे 9th और 10th में, वहाँ थेल्स का परिमेय पढ़ना होता था, वही थेल्स महोदय हैं ये। तो ये क्या है? ये ज्यामिति के जनक कहे जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है एक तत्ववाद, के समर्थक थे। यानी कि इनका कहना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है सिर्फ एक ही तत्व से हुई है, जो है जल। यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है, और जब पृथ्वी समाप्त होगी उस समय वो जल में विलीन हो जाएगी। ठीक है? तो थेल्स महोदय के बारे में क्या किया जाना? कि थेल्स महोदय के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, और वो एक तत्ववाद के समर्थक थे। उनका ये भी कहना था पृथ्वी जल से बनी है और जल में ही विलीन होकर के समाप्त हो जाएगी। ठीक है? ये थे कौन? ये एक यूनानी दार्शनिक थे। कहाँ के थे? वो यूनान के थे, और उनको क्या कहा जाता है? ज्यामिति का जनक कहा जाता है। तो ये कहाँ के थे? यूनान के थे। अब आते हैं अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर कौन थे? ये थे आपके थेल्स महोदय के शिष्य। ये कौन थे? थेल्स महोदय के शिष्य थे। और अनेक्सिमेंडर साहब का मानना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो ही वायु से हुई है। मतलब कि पहले बात जान ले कि थेल्स महोदय कौन थे? ये एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से हुई है। अब आते हैं अनेक्सिमेंडर के बारे में। अनेक्सिमेंडर महोदय कौन थे? ये थेल्स महोदय के शिष्य थे, और इनका मानना था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो वायु से हुई है। ये कहते थे कि सबसे पहले पृथ्वी जो है वायु से बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई, फिर ये जो है अग्नि का रूप ले ली। फिर क्या हुआ? वायु से अग्नि में कन्वर्ट हुआ, फिर ठंडा होकर के जल बन गया। मतलब सबसे पहले वायुमंडल में क्या था? यानी पूरे ब्रह्मांड में क्या था? वायु था। वायु से क्या हुआ? वायु चला, उसमें उष्मा उत्पन्न हुआ, उष्मा अग्नि में परिवर्तित हुआ, और फिर वो ठंडा होकर के जल बनता है। और इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण, जो बात किसने कहा था? थेल्स महोदय ने, कि जल से बना। तो यहां पर उन्होंने कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यानी कि पूरा क्लियर है कि अनेक्सिमेंडर साहब का मानना था कि सबसे पहले ब्रह्मांड में वायु थी, जिसमें उष्मा के कारण अग्नि में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित होता है, और एक समय के बाद जब वो ठंडा होता है तो जल में परिवर्तित होता है, और जल से क्या होता है? थेल्स महोदय के हिसाब से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। लेकिन दोनों में एक और अंतर है। वो अंतर क्या है? कि वो क्या थे? वो एक तत्ववाद के समर्थक थे, लेकिन ये बहुतत्ववाद के समर्थक थे। बहुतत्ववाद के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जल से शुरुआत, जल में विलीन। लेकिन इनका कहना था नहीं, पृथ्वी जो है सिर्फ जल से नहीं बनी है, पृथ्वी बनी है वायु से बनी है, और वो काफी रूपों को चेंज की है। तो ये क्या हुआ? ये बहुतत्ववाद के समर्थक थे। अब इनके बारे में और जान लेते हैं। पहले जो थेल्स महोदय के बारे में जाने, वो ज्यामिति के जनक थे। तो अनेक्सिमेंडर साहब थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या और व्यास की चर्चा की थी। ये पहले आदमी थे या पहले दार्शनिक थे जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या और व्यास की चर्चा की थी। तो आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब हम थॉट पढ़ेंगे
अगर ये थोड़ी थोड़ी चीजें जानिएगा ना तो भौगोलिक चिंतन पढ़ते समय थोड़ी सी हमें सुविधा मिलेगी, आसानी होगी। और सबसे पहले एक और बात, सबसे पहले जो मानचित्र दिया था वो किसने दिया था? अनेक्सीमेंडस साहब ने। एक तो बताया कि पृथ्वी है, इसमें त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या की बात कब करेंगे? जब वो गोल होगा, गोल है तो उसमें क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो व्यास भी होगा। और उन्होंने सबसे पहले मानचित्र की भी चर्चा किया था इन्होंने। तो हमने क्या जाना अनेक्सीमेंडर के बारे में? कि वो थेल्स महोदय के शिष्य थे। दूसरी बात, वो बहुतत्ववाद के समर्थक थे, और सबसे पहले मानचित्र की चर्चा किया इन्होंने। फिर पृथ्वी की त्रिज्या और व्यास की भी चर्चा सबसे पहले इन्होंने की। ये तो हो गया हमारे अलेक्जेंडर साहब के बारे में। और इनका मानना क्या था? तो पृथ्वी क्या है? वायु से बनी है। और कैसे बनी है? तो वायु जो है पहले अग्नि में कन्वर्ट हो गई, अग्नि से वो जल में बना, और जल से फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ओरिजिन पॉइंट क्या था? वायु। थेल्स महोदय क्या था? जल। एक ने माना जल, दूसरे ने माना वायु। अब आते हैं तीसरे महोदय पास, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का भी हम जानते होंगे पहले से, इसलिए क्योंकि जब हम उससे मैं 9th 10th में जब पढ़े तो पाइथागोरस थ्री मैथ में हम लोग पढ़ते थे। पाइथागोरस थ्री, तो ये भी क्या थे? पाइथागोरस महोदय भी, ये भी क्या थे? ये गणितज्ञ थे। ये भी क्या थे? गणितज्ञ थे। और इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो पदार्थों के संयोग से हुई है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या है? मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है। तो वो देख करके इन्होंने बोला कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? पदार्थों के संयोग से। पदार्थ मिले, अब कहां से मिले, कैसे मिले, इनकी चर्चा उन्होंने नहीं की। लेकिन इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो किससे बनी है? पदार्थों के संयोग से। ठीक, यानी कि आप देख रहे हैं कि वो कैसे हैं? वो लोग हैं जिनका गणित जैसे महान विषय, आज भी जो लोग गणित पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है कि नहीं लड़का काफी इंटेलिजेंट है। तो समझिए कि उस समय के वो गणित के जनक हैं, गणित विषय के कुछ कुछ टॉपिक के लोग जनक हैं, लोग जिन्होंने अपने विचार दिए थे, और उनका ये कहना था। ठीक है, तो इनमें हम आते हैं। पाइथागोरस साहब का कहना क्या था? कि पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए, जल, वायु, पदार्थ, तो हेराक्लिटस साहब क्यों पीछे रहेंगे? इन्होंने बोला कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि से हुई है। तो ये चीजें जो है अनेक्सीमेंडस साहब भी बोले थे कि पहले वायु से, पहले क्या था? ब्रह्मांड में वायु था, उसके बाद वो अग्नि में कन्वर्ट हुआ, और अग्नि में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ? ठंडा होकर जल बना, तब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये एक स्टेप छोड़ दिए। ये स्टेप छोड़ करके यानी कि वायु को हटा कर वो क्या बोले कि नहीं, डायरेक्ट वो अग्नि से बनी है। तो ये एक आरंभिक विचारधारा है, इससे क्वेश्चन कुछ खास पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम भूगोल पढ़ रहे थे तो इस क्रम में हम थोड़ा सा इसको आगे विस्तार कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं आधुनिक विचारधारा पर। किस पे आते हैं? आधुनिक विचारधारा। तो आधुनिक विचारधारा में भी जो कंसेप्ट है वो दो तरह के कंसेप्ट हैं। एक है एक तारक और दूसरा द्वैतारक। एक तारक संकल्पना और दूसरा द्वैतारक संकल्पना। ये क्या है? जिन्होंने भी जो दिया वो एक कल्पना किया है, क्योंकि उस समय ना पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितनी पहले हुई है, और आज बैठ करके सिर्फ हम एक एजम्पशन ही देते कि ऐसा हुआ होगा। उसी तरह से ये वैज्ञानिक लोग भी जो थे
दार्शनिक लोग भी थे, वो एक क्या दिए, एक कल्पना किए, और इसीलिए सबको क्या किया गया, अवधारणा है, उनकी धारणा ऐसी है, उनकी कल्पना ऐसी है, संकल्पना ऐसी है। तो जहां भी देखिएगा तो ये संकल्पना वर्ड आता है, या अवधारणा या विचारधारा, उनकी विचारधारा थी। ऐसा कोई ठोस जो है सबूत नहीं मिल पाया है। सब लोग थोड़े थोड़े कड़ी को मिला करके उसको जोड़ने की कोशिश किए हैं, और बाद में बताएंगे कौन सबसे ज्यादा नजदीक जुड़ा हुआ है। तो आधुनिक विचारधारा में क्या पढ़ना हम लोग को, तो आधुनिक विचारधारा को भी एक तारक और द्वै तारक संकल्पना पे हम विभाजित कर देते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों, तो एक तारक का मतलब कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है एक तारे से हुई है। क्या, एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और द्वै तारक मतलब कि दो तारे या उससे ज्यादा तारों के संयोग से, मिलने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और जब पृथ्वी की बात करते हैं तो सिर्फ पृथ्वी अकेले पैदा नहीं हुई थी। जब पृथ्वी के मतलब ग्रह, यानी कि किसी भी ग्रह के बारे की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जो भी अवधारणा है वो सबके लिए है, क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है। और ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी की अलग उत्पत्ति हुई थी, बाकी ग्रहों की अलग उत्पत्ति हुई है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, भले चैप्टर पढ़ रहे पृथ्वी की उत्पत्ति, लेकिन जब हम बात करेंगे तो सारे ग्रहों की बात चल रही है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले हम एक तारक संकल्पना पे। तो जो एक तारक संकल्पना थी उसमें तीन लोगों का नाम जो है मुख्य रूप से आता है। तीन लोगों में वो कौन कौन है? पहला है काम्टे द बफन, काम्टे द बफन। दूसरे हैं कांट महोदय, इनका था कांट महोदय का, कांट का वायव्य राशि परिकल्पना। और तीसरा था लाप्लास, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। ठीक है। तो एक तारक, देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि सिर्फ यही लोग नहीं है, जितने भी पुराने दार्शनिक लोग हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ मत है। जैसे भूगोल की परिभाषा में हर लोग अपना कुछ ना कुछ मत दिया है, अपना कुछ ना कुछ विचार दिया है, कुछ ना कुछ बोला है। लेकिन उनमें से जो प्रमुख लोग हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, जो उनमें थोड़ा सुपीरियर लगता नहीं बाकी लोगों से, तुम सबकी तो पढ़ नहीं सकते। तो लगभग एक तारक संकल्पना में ये तीन लोगों का जो कंसेप्ट है वो लगभग उचित लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं काम्टे द बफन साहब का की परिकल्पना क्या था। काम्टे द बफन, ठीक है। तो काम्टे द बफन साहब जो थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने 1749 में ये परिकल्पना दी थी। और ये क्या था? काम्टे द बफन का एक तारक परिकल्पना इसको कहते हैं। तो इनके अनुसार, काम्टे द बफन साहब के अनुसार, उनका मानना था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से, सूर्य नामक तारे से है। यानी कि सूर्य क्या है? एक तारा है। तो बफन साहब का मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। और हुआ कैसे? एक धूमकेतु आकर के सूर्य से टकरा जाते। क्या हुआ? इसमें टक्कर हो जाता है। किसका? धूमकेतु का। क्यों? क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। और उस समय धूमकेतु जब टहलते हुए जा रहा था तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है, और जिसके कारण सूर्य इसको अपनी तरफ खींचता है। और ये आकर इतना जोर से टक्कर होता है इसमें कि इसके मलबे के रूप में
इसके मलबे के रूप में छोटे 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 क्या हुआ, इसके छोटे छोटे अवशेष क्या हुए, मलबे बाहर निकले, और वही मलबे जो है हमारा ग्रह है, वही वो मलबा क्या है, हमारा ग्रह है। ये मानना था हमारे बफन साहब का। आइए फिर से समझते हैं कि काम्टे द बफन महोदय ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1749 ईस्वी में एक परिकल्पना दी। उस परिकल्पना का क्या नाम दिया गया, एक तारक परिकल्पना। उस परिकल्पना का क्या नाम दिया गया, एक तारक परिकल्पना। इनके अनुसार सूर्य में धूमकेतु से टक्कर होती है, टक्कर के पश्चात इसमें से काफी सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं, काफी सारे मलबे बाहर निकलते हैं जो ग्रह का रूप ले चुके हैं। ये किनका मानना था, काम्टे साहब का। इसमें कोई दिक्कत है नहीं? तो बहुत सिंपल, आप जो है सिर्फ पिक्चर देखिए और पिक्चर को फिर अज्यूम कीजिएगा कि हम क्या देखे थे आंख बंद करके। तो हाँ, एक सूर्य था और एक छोटा सा कुछ आकर टकराता है, तो क्या टकराएगा, धूमकेतु टक्कर किया, टक्कर से क्या हुआ, मलबा निकला। इसी चीज को आपको कॉपी पे लिख देना है, आपका काम्टे द बफन का पूरा कंसेप्ट छप जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, काम्टे द बफन साहब का एक तारक परिकल्पना। अब देखिए, और दूसरा नाम हमने किनका लिया था, दूसरा नाम लिया था हमने कांट साहब का। उनका क्या था, कांट का वायव्य राशि परिकल्पना। कांट साहब का क्या था, कांट का वायव्य राशि परिकल्पना। कांट महोदय का कहना था, सॉरी, सबसे पहले कांट महोदय थे कहां के, ये थे जर्मनी के। कहां के थे, जर्मनी के। और इनके कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने 1755 ईस्वी में ये परिकल्पना दी, वायव्य राशि परिकल्पना। इनके अनुसार उन्होंने बोला था कि सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इनका क्या नाम था, नहीं, इनका क्या नाम था कि ब्रह्मांड में निहारिका थी। क्या थी, ब्रह्मांड में निहारिका थी। और निहारिका क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो इनके हिसाब से निहारिका क्या करती है, घूर्णन करती है। जब घूर्णन करेगी तो क्या होगा, बहुत तेजी से किसी चीज को घुमाते हैं तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पंखे को हम जब घुमाते हैं, जब पंखा चलता है तो अब देखिए क्या होता है, बॉडी पूरा गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जब घूर्णन होता है तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो उष्मा के रूप में निकलती है। तो घूर्णन करने से क्या होगा, इसमें से उष्मा निकलेगा। ठीक है, उष्मा निकला, उष्मा निकलने से क्या होगा, गर्म होगा, उष्मा निकलेगा। और उसके बाद घूमते 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 आप देखिएगा कि अगर आप एक धागे में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांध करके उसको जोर से अब घुमाइए। अब घुमाते 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 बाद देखिए एक ऐसा समय आएगा कि वो धागा जो है टूट करके वो निकल जाता है। यानी कि उसका जो बाहर जाने का जो बल है, उसका जो बाहर जाने का बल है वो आपके धागों के पकड़ रखने के बल से ज्यादा हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में तो नहीं जाता है, लेकिन एक समय के बाद जब तेजी से घुमाते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं वो टूट करके निकल जाता है। तो इनके हिसाब से निहारिका जो है वो घूर्णन कर रही थी, गर्म हो गई, और एक ऐसा समय आया जब अपकेंद्रीय बल, जब अपकेंद्रीय बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल से क्या हुआ, ज्यादा हो गया। जब तक आपका अपकेंद्रीय बल ज्यादा था तब तक उसको क्या हुआ, पकड़ के रखे हुए था। लेकिन
जब अभिकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, वहां से निकल गया। वहां से निकलने के चलते आपके सूर्य और यहां से निकलने के बाद सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ है। कोई डाउट है? फिर से जानते हैं कि जो निहारिका परिकल्पना है वो क्या है, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है। उनके हिसाब से ब्रह्मांड में निहारिकाएं विद्यमान थी और जितनी भी निहारिका है, अच्छा निहारिका की बात छोड़ते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ हैं वो क्या लगभग घूर्णन कर रही है। तो घूर्णन जो है इतना तेज होता है उसका, उसमें से ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। बाहर निकलने के साथ साथ इसमें निहारिका की जो केंद्रीय बल है, अब मतलब बाहर, अब केंद्रीय बल अभी मतलब नजदीक, अभी जैसे अभिनंदन करते हैं ना तो क्या होता है, लोग एक दूसरे से नजदीक आते हैं, उसे याद रखिए। अब केंद्रीय बल यानी बाहर जाने का बल अंदर जाने के बल से ज्यादा हो गया और ऐसा हुआ तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो निहारिका के जो निहारिका में विद्यमान जो तत्व थे वो गोल 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 गुच्छे में वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो बड़ा गुच्छा हो छोटा गुच्छा ऐसे करके निकले, तो इसी से, इसी निहारिका के जो गुच्छे के रूप में निकले हुए तत्वों से क्या हुआ, सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किनका कथन है, ये था कांट साहब का कथन। कोई दिक्कत? कांट साहब जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं जो 1755 ईस्वी में एक परिकल्पना दी थी जिसे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना कहते हैं। उनके हिसाब से निहारिका ब्रह्मांड में विद्यमान थी, उसमें घूर्णन हो रहा था, उष्मा में वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया अब केंद्रीय बल से, जिसके कारण वो गोल गोल गुच्छे के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगला हमने क्या बताया था, अगला बताया था कि लाप्लास महोदय का परिकल्पना, तो उसको क्या बोलते हैं, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। अब देखिए इनका भी कांट साहब का भी कथन क्या था, उनका भी कथन था निहारिका के बारे में ही, इनका भी था कंसेप्ट निहारिका के बारे में, बस थोड़े से अंतर है। दोनों का कंसेप्ट लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। अब क्या है आपको बताते हैं। लाप्लास महोदय ने एक बुक लिखा था, कब, 1769 ईस्वी में। बस थोड़ी थोड़ी बात की बात है। 1749 में बबन साहब ने दिया था, फिर कांट साहब ने 1755 में दिया था, और 1769 ईस्वी में लाप्लास महोदय ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। लाप्लास महोदय ने एक बुक लिखी थी 1769 ईस्वी में जिसका नाम था द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और इसी बुक में लाप्लास महोदय ने अपने परिकल्पना, जो क्या था, निहारिका परिकल्पना का चर्चा किया था। और इस परिकल्पना में था क्या, तो इस परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक निहारिका थी, एक निहारिका थी, वो कब, 15 अरब वर्ष जब बिग बैंग होता है यानी कि महाविस्फोट होता है, उस समय निहारिका की उत्पत्ति होती है। निहारिका की उत्पत्ति होने के बाद क्या हो रही है, धीरे धीरे वो ठंडा हो रही है। इनका कंसेप्ट सुनिएगा, इनके हिसाब से जो निहारिका है धीरे धीरे क्या होती है, वो ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद क्या होगा, ठंडा होने के बाद धीरे धीरे क्या, ठंडी हो रही, ठंडा पहले कौन सा भाग होगा, ठंडा बाहर का भाग होगा कि अंदर का भाग होगा, सबसे पहले बाहर के। तो इसका जो है बाहरी भाग क्या होता है, वो ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो कोई भी चीज क्या होता है, सिकुड़ता है, गर्म होता है तो फैलता है। तो इन्होंने क्या बोला कि निहारिका जब ठंडी होकर के, निहारिका का जो बाहरी भाग ठंडी होकर क्या होती है, सिकुड़ती है,
निहारिका का जो बाहर का भाग हो क्या हुआ, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसका आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा, आयतन में क्या होगी, कमी आएगी। जब आयतन में कमी होगी तो क्या होगा, घूर्णन, घूर्णन में वृद्धि होगी। आप देखते होंगे कि जब कोई भी चीज बड़ा है, कोई भी चीज बड़ा है तो उसको घूमने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब जैसे जैसे छोटा होगा उसमें मेहनत कम होगा, तो रोटेशन फास्ट होगा। तो यहाँ क्या हुआ, निहारिका जब धीरे धीरे उसका बाहरी भाग ठंडा होकर के जब सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने से क्या हुआ, उसका आयतन कम हुआ, आयतन कम होने से क्या हुआ, घूर्णन गति बढ़ गई। तो यहाँ तक जो है, और सॉरी यहाँ के बाद इन्होंने क्या कहा, जो कंसेप्ट दिया था कांट महोदय ने, वही कंसेप्ट इन्होंने भी दिया। बस इन्होंने क्या कहा कि अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। इन्होंने क्या कहा, अब केंद्रीय बल यानी बाहर का बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने के चलते मलबे क्या हुए, बाहर छिटक के आ गए और गोल गोल पिंड का रूप ले लिया, जिससे सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन सिर्फ अंतर क्या किया इन्होंने, जहां पे अभी केंद्रीय बल थी उसके जगह पे इन्होंने क्या कह दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। बस इतना ही का अंतर है, बाकी लगभग सेम कंसेप्ट दोनों लोगों का था। तो हमने अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए दो अवधारणाएं हैं। दो अवधारणाएं में कौन, दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है आरंभिक विचारधारा, दूसरा है आधुनिक विचारधारा। आरंभिक विचारधारा में चार लोगों का कथन पढ़े, पहला थेल्स महोदय का, दूसरा अनेक्सिमेंडर का, तीसरा पाइथागोरस महोदय का, और चौथा हेराक्लिटस का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक तारक, आधुनिक वाले को भी क्या किया हमने, दो भागों में विभक्त किया, एक तारक परिकल्पना, दो तारक परिकल्पना। एक तारक में तीन लोगों का नाम लिया हमने, कांटे द बफन महोदय का एक तारक परिकल्पना, दूसरा था कांट महोदय का वाइबर राशि परिकल्पना, और तीसरा लाप्लास महोदय का निहारिका परिकल्पना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम आते हैं द्वैतारक परिकल्पना पर। इस पे द्वैतारक परिकल्पना में याद हुई चीजें। ठीक है, तो पहला कौन सा पढ़ेंगे, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन तथा मोल्टन की चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन तथा मोल्टन कहाँ के थे रहने वाले, ये थे अमेरिका के रहने वाले। चैम्बरलिन तथा मोल्टन कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने इस परिकल्पना को कब प्रस्तुत किया था, 1905 ईस्वी में। तो सबसे पहला परिकल्पना जो है, क्योंकि क्रम में जाएंगे, सबसे पहले हम 1905 से आगे बढ़ते 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 हम 1945 और लास्ट में जो भी दिया है 1943 में, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो चैम्बरलिन तथा मोल्टन महोदय ने क्या, कौन सी परिकल्पना दी थी, ग्रहाणु परिकल्पना। और वो कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के, और कब दिया था, 1905 ईस्वी में। इनके अनुसार जो सूर्य है ये क्या है, ये सूर्य है। सूर्य विद्यमान था हमारे ब्रह्मांड में, और यहां से एक दूसरा तारा, यहां से एक दूसरा तारा क्या करता है, गुजरता है बहुत ही तेजी से। बहुत तेजी से क्या होता है, एक दूसरा तारा जो है इसमें से गुजरता है। गुजरने के बाद इसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है,
इसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जब ये तारा जब गुजरता है तो इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य से अनेक छोटे छोटे ग्रहाणु जो है वो क्या होता है, ज्वाला के रूप में बाहर आते हैं। जैसे मान लीजिए जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ, इसमें से छोटे छोटे पिंड के रूप में निकलना स्टार्ट किया, असंख्य छोटे छोटे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं था, छोटा छोटा बाहर निकला। लेकिन जब तक इसमें आकर के समाहित होता तब तक क्या हुआ, ये वहां से निकल चुका था। ये क्या हुआ, ये वहां से तब तक निकल चुका था। लेकिन एक बार जब यहां से बाहर आ गया तो ये फिर से वापस नहीं जा पाया। और ये छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे, ये छोटे छोटे ग्रहाणु थे, आपस में मिल करके ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण कर दिया। क्या हुआ, असंख्य जो ग्रहाणु इसके अंदर से बाहर निकले इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, लेकिन ये बहुत तेजी से आगे निकल गया, इसमें ये समाहित नहीं हो पाए और ये क्या हुए, बाहर निकल करके वायुमंडल में आ गए। और ये असंख्य जो छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे आपस में मिल करके बड़े होते गए, गोल होते गए, क्योंकि चक्कर लगा रहे थे तो गोल होते गए, और यही जो है ग्रह बने और यहीं से उपग्रह बने। ये किसका कंसेप्ट है, ये चैंबरलिन तथा मोल्टन महोदय का कंसेप्ट यही है। सिंपल, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ खुद ब खुद आपके ध्यान में बैठ जाएगा। तो इनका कंसेप्ट क्या था, इनकी परिकल्पना क्या थी, इनकी परिकल्पना थी कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान था और एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के नजदीक से गुजरता है। बहुत बड़ा तारा होने का इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य से ज्यादा थी और इतनी तेज थी कि जब वो सूर्य के नजदीक आया तो सूर्य से बहुत से छोटे छोटे कण ज्वाला के रूप में इससे बाहर निकलते हैं। किस कैसे, छोटे छोटे असंख्य पिंड जो है ग्रहाणु के, जिसे ग्रहाणु कहा गया, जो इसमें से पिंड निकलता है छोटे छोटे ज्वाला के रूप में, इसे क्या कहा गया, ग्रहाणु। तो ग्रहाणु जो है इससे बाहर निकलते हैं, लेकिन जब तक ये इस तारे में समाहित होता तब तक ये तारा बहुत दूर निकल चुका था और ये बाहर आकर के दोबारा वापस नहीं जा पाए और ये छोटे छोटे ग्रहाणु मिलकर के ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण किया। यही जो है कंसेप्ट है इनका, चैंबरलिन तथा मोल्टन महोदय का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड मैंने बताया था जीन्स तथा जेफरे की जीन्स तथा जेफरे की, यहां पे क्या बोलते थे हम लोग, ग्रहाणु परिकल्पना। ये क्या हो गया, ज्वारीय परिकल्पना। मिला जुला करके लगभग सब एक जैसा ही समझ में आएगा आपको। देखिएगा, देखिए इनमें क्या हुआ, इसमें कहा गया सूर्य था, यहां भी सेम उसी तरह से एक तारा यहां से गुजरता है, बड़ा तारा यहां से गुजरता है। जब यहां से गुजरता है तो सूर्य का, उन्हें क्या बोला, ग्रहाणु के रूप में, इन्होंने क्या बोला, ये ज्वार के रूप में। यानी कि जब ये जो तारा जो है जब इसके नजदीक आया तो सूर्य का कुछ भाग, जैसे ज्वार भाटा में देखेंगे कि जल का स्तर क्या होता है, ऊपर उठता है, तो ये भी क्या हुआ, ये धीरे धीरे जैसे जैसे था, ये तारा ऐसे था, जैसे जैसे आया ये सूर्य से कुछ भाग इसमें से बाहर निकलता है और बाहर निकल के, और ये इस तरह से ज्वार के रूप में बाहर निकल के अलग हो जाता है। और तब तक तारा क्या हुआ, बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। और ये निकला कैसे, ज्वार के रूप में, एक साथ नहीं, ये बोला कि ज्वार के रूप में एक साथ पूरा बाहर निकल गया। और बाहर निकल के एक तरफ क्या हुआ, सूर्य हो गया, और दूसरी तरफ दूसरे तारे थे। इन दोनों के आकर्षण के चलते इसका जो बीच का भाग जो है, बीच का भाग इसका मोटा हो गया और दोनों सिरों पे क्या हो गया, पतला हो गया। और कालांतर में ये ठंडे होकर के ये अलग अलग
कालांतर में ठंडे होकर के अलग अलग गोल पिंड के रूप में ये अलग हो गए, यानी कि जो किनारे वाले हैं थोड़े छोटे हुए और बीच वाले बड़े हुए, बीच वाले बड़े हुए और किनारे वाले छोटे हुए। जो दूसरे तारे का गुरुत्वाकर्षण इससे ज्यादा था तो वहां पे ज्यादा बड़ा बना इधर, और इधर पतला बना। इसीलिए आप देखोगे कि हमारे सौर मंडल में जो ग्रह है, बृहस्पति के बाद वाले थोड़े बड़े ग्रह हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद इनके तुलना में ये ज्यादा बड़े हैं, ठीक। और ये सब क्या है, सबका एक अपना अलग अलग थॉट था, विचार था, जो जिसे इन्होंने प्रकट किया है। और देखिए जो भी बात कर लगा नहीं ये भी सही है भाई, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब हम लोग आज के समय में लगता है कि ये भी सही हो सकता है, तो उस समय तो गलत हो नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट हुआ क्या था वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, जिन्स तथा जाफरे महोदय ने एक ज्वारिका, सॉरी इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया कि इन्होंने जो है जिन्स तथा जाफरे क्या थे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक। और इन्होंने 1919 में ये परिकल्पना दी थी, ठीक है। इनके हिसाब से ब्रह्मांड में सूर्य विद्यमान था। एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के नजदीक से गुजरने के कारण सूर्य के बीच से ज्वार के रूप में कुछ मलबा ऊपर उठता है और सूर्य से एक साथ अलग हो जाता है। अलग होने के पश्चात सूर्य से बाहर निकलता है, लेकिन तारे की गति इतनी ज्यादा होती है कि जब तक वो मलबा उस तारे में संलग्न होता, ये तारा काफी दूर जा चुका था और ये ब्रह्मांड में बाहर आ जाते हैं। कालांतर में ठंडे होकर के छोटे छोटे, यानी कि ये जो है ना गोल पिंडों में विभक्त हो जाते हैं, जो बाद में ग्रह बने। यही जो है जिन्स तथा जाफरे महोदय का ज्वारीय परिकल्पना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। तो रसेल जी कहाँ के रहने वाले थे, ये थे अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के रहने वाले थे। रसेल की क्या थी, द्वैतारक परिकल्पना। किसने दिया था, रसेल महोदय ने। और रसेल महोदय रहने वाले कहाँ के थे, अमेरिका के। और इन्होंने कब दिया था, 1937 ईस्वी में। इन्होंने 1937 ईस्वी में यह परिकल्पना दी थी। इनके हिसाब से ये है सन, सूर्य, और ये जो है एक छोटा तारा था। उन्होंने सूर्य को तारा नहीं माना, तो एक स्मॉल स्टार था और दूसरा बिग स्टार था। तो तीन चीजें थी, क्या थी, सूर्य थी, छोटे तारे और बड़े तारे। हुआ क्या कि इन्होंने सूर्य को तारा नहीं माना, तो इनकी द्वैतारक परिकल्पना कैसे हुई, स्मॉल तारा और बिग तारा, इन्होंने इसी को माना है, ठीक। अब क्या होता है कि सूर्य और बड़े तारे के बीच में जो स्मॉल तारा है, इसमें क्या होता है, ज्वारीय विभेदन होती है। ये क्या होती है, ये भाग उठ करके बड़े तारों की तरफ जाने की कोशिश करता है, और बड़े तारे की तरफ कोशिश करता है, और बड़े तारे क्या होते हैं, फिर से वो निकल जाते हैं। और ये ज्वारीय विभेदन होने के बाद ये क्या करते हैं, अनेक छोटे ठंडे होकर अनेक छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाते हैं गोलपिंड में, जिससे हमारे ग्रह बने हैं। तो रसेल महोदय ने क्या कहा कि उसमें जो है दो तारों का कंसेप्ट ही है, लेकिन सूर्य को उन्होंने तारा नहीं माना। उन्होंने माना सूर्य और बड़े तारों के बीच में एक छोटा तारा था, जिसमें जब वो दोनों काफी नजदीक थे तो छोटे तारे उसके बीच में होने का उसमें ज्वारीय विभेदन होता है, और ज्वारीय विभेदन होने के बाद वो धीरे धीरे खिंचता है, और कालांतर में वो खिंचाव के बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, घूमने का वो एक गोल पिंड में
अलग अलग गोल पिंड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो बाद में ग्रह बने थे। ये किसने कहा था? ये रसेल महोदय ने कहा था। ठीक है। फ्रेड होयल तथा लिटिलटन का 9 तारा परिकल्पना। आइए देखते हैं कि इसमें क्या बात हुई थी। तो फ्रेड होयल तथा लिटिलटन कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के। कहाँ के थे? ब्रिटिश के, और ये गणितज्ञ थे। होयल महोदय और लिटिलटन महोदय क्या थे? ब्रिटिश के गणितज्ञ थे, और इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर 1939 ईस्वी में एक परिकल्पना दी जिसे कहा गया 9 तारा परिकल्पना। तो सबसे पहले होयल तथा लिटिलटन साहब कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के। ये कौन थे? गणितज्ञ थे। और इन्होंने 1939 ईस्वी में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एक परिकल्पना की जिसका नाम था 9 तारा परिकल्पना। अब आइए हम जानते हैं कि इनका जो है 9 तारा परिकल्पना था क्या। इनके हिसाब से ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में युग्म तारे थे। यानी कि एक तारा सूर्य हुआ और दूसरा एक और तारा था, ये हमारा हो गया सूर्य, और दूसरा जो तारा था इसको बोलते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा का मतलब कि अभिनव तारा उसको कहते हैं जिसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया काफी तेजी से होती है, और इसमें जो प्रकाश का उत्सर्जन जो है या एनर्जी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो सूर्य की तुलना में इस तारे में जो एनर्जी निकलती थी, जो प्रकाश निकलता था, वो अपेक्षाकृत 1 अरब गुना ज्यादा था। जो अभिनव तारा था उसमें सूर्य की अपेक्षा जो प्रकाश का उत्सर्जन होता था वो सूर्य की अपेक्षा 1 अरब गुना ज्यादा होता था। ठीक है। और जब ये सूर्य के काफी नजदीक आ गया, ऐसा नहीं कि हमेशा यहीं पर था, कभी दूर हुआ करता होगा, लेकिन जब ये सूर्य से काफी कम दूरी पे आता है, जब उसकी दूरी जो है मिनिमम हो जाती है, सबसे कम होती है, तो इन दोनों में आणविक प्रतिक्रिया के कारण, किसके? आणविक प्रतिक्रिया के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है। किसमें? अभिनव तारे में। क्या था इनका कंसेप्ट? कि 2 युग्म तारे, सूर्य और एक अभिनव तारा, हमेशा बोलेंगे इनका कंसेप्ट क्या था? अभिनव तारा। तो सूर्य और एक अभिनव तारा थे। जब अभिनव तारा घूमते घूमते जब सूर्य से बहुत कम दूरी पे आता है, तो आणविक प्रतिक्रिया होने के पश्चात क्या होता है? अभिनव तारे में विस्फोट हो जाता है, और कालांतर में जब विस्फोट होकर टूट गया, कालांतर में क्या हुआ? ये ठंडे होकर के संगठित होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े बटे, वो धीरे धीरे क्या हुए? संगठित हुए, और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे, और इसे ही ग्रह कहा गया। तो होयल और लिटिलटन साहब का 9 तारा परिकल्पना क्या था? कि जब दो युग्म तारे अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे थे, और एक समय ऐसा आया जब उन दोनों के बीच की दूरी कम हुई, तो क्या हुआ? उनमें आणविक प्रतिक्रिया हुई। आणविक प्रतिक्रिया होने के कारण जो अभिनव तारा था उसमें क्या हुआ? विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा? वो ठंडा होगा। ठंडा होकर के जो विस्फोटित पदार्थ थे कुछ कुछ मिलके एक पिंड के रूप में बनते चले गए, और वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे, वो ग्रह बन गए। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑटो स्मिथ का अंतःतारक ध्रुव परिकल्पना। तो ऑटो स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? ये थे रूस के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। और उन्होंने ये परिकल्पना कब दिया था? 1943 ईस्वी में। उन्होंने कब दिया था? 1943 ईस्वी में, यानी कि ब्रिटिश जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे उनके लगभग 4 सालों के बाद। ठीक है। इनका क्या कहना था कि सूर्य जो है
अपने आकाश गंगा में विद्यमान था। ठीक है, इनका कहना था कि सूर्य जो है आकाश गंगा में विद्यमान था और ये भ्रमण कर रहा था। आकाश गंगा में विद्यमान और भी छोटे छोटे धूल कण के बादल, गैसें जितने भी थी, वो क्या हुए, वो आपस में एकत्रित हुए। वो क्या किए, जैसे मान लिया कि अपने जैसे वायुमंडल में क्या है, अपने वायुमंडल में जैसे धूल कण है, बादल है, गैस है, उसी तरह से हमारे आकाश गंगा में सूर्य विद्यमान था और बहुत से धूल कणों के बादल बने हुए थे, गैसें विद्यमान थे, जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर के एक तस्तरी नुमा आकार दिए। उसे इन्होंने क्या कहा, ग्रहों की भ्रूण, यानी ग्रहों का जो है बचपन। सबसे पहले वो छोटा हुआ, ग्रहों का जन्म हुआ बहुत ही छोटे आकार में, जिसे भ्रूण कहा गया। ग्रहों का बीज कह सकते हो उसको, कि सबसे पहले ग्रहों का बीज के रूप में उत्पन्न हुए। धीरे धीरे वो क्या हुए, धीरे धीरे वो बड़े हुए। और बड़े कैसे हुए कि उनमें लगातार क्या हुआ, वो लगातार जो है वहाँ के जो गैसें हैं, जो धूलकण है, उसको अपने अंदर समेटते गए और धीरे धीरे उनका विकास हुआ। विकास होते हुए वो धूमकेतु के आकार के हो गए और धूमकेतु के आकार के होते होते ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर दिए। और एक समय के बाद परिक्रमा लगाते लगाते और वहां आसपास विद्यमान कणों को अपने अंदर समेटते समेटते इनके आकार काफी बड़े हो गए, जो बाद में ग्रह कहला। यही आपकी पांचों द्वैतारक परिकल्पना थी, या जो नए परिकल्पना यही थी। ठीक है, तो आज हमारा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के जो भी परिकल्पनाएं थी, जो एक कंसेप्ट था, हम लोगों ने पढ़ा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।